जय हिंद। आप सभी शेरों शेरनियों का हिंदी स्टडी मोशन पर स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में हम लेकर आए हैं हिंदी का यह 11वां मॉडल पेपर। तो दोस्तों, आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और पसंद आएगा तो लाइक भी करना। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। इस दोहे में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? वक्रोक्ति, श्लेष, अर्थालंकार अथवा विभावना। तो यहाँ पर विकल्प सही हो जाएगा श्लेष, यानी इसका विकल्प टिक करना है। अगला देखिएगा, निम्नलिखित काव्यांश में अलंकार है कौन सा? रवि को चाहत सरोज ज्यों, शशि को चाहत चकोर, घन को चाहत मोर ज्यों, त्यों तुमको मनमोर। तो यहाँ पर पंक्तियाँ दी गई हैं और उसके बाद में अलंकार दिए गए हैं, उसका फिर कूट का चयन करना है। तो आप देखिएगा, उपमा, रूपक, श्लेष, यमक। अब इनका कूट आप निर्धारित कीजिए। यहाँ पर दोस्तों, यदि आपने चुना होगा ए विकल्प, यानी ए और बी अर्थात उपमा और रूपक, तो बिल्कुल सही चुना है। आइए दोस्तों, आगे भी देखते हैं। भक्ति काव्य को दिया गया है, भक्ति काव्य को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास किसने माना है? तो श्याम सुंदर दास ने, राम कुमार वर्मा ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अथवा रामचंद्र शुक्ल ने। तो यहाँ पर दोस्तों विकल्प सही हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, यानी सी विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार निम्नलिखित संप्रदायों का सही अनुक्रम है, तो कौन सा होगा? दोस्तों, आप वीडियो को पॉज करके इसको सोच लीजिएगा। आप बताइएगा इसका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, जैसा कि सारे विकल्प आपके सामने हैं। दोस्तों, यदि आपने टिक किया होगा विकल्प सी वाला, तो बिल्कुल सही टिक किया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। विशिष्ट अद्वैतवाद के प्रस्तोता आचार्य हैं कौन हैं? रामानुजाचार्य या रामानंद या शंकराचार्य अथवा मध्वाचार्य। तो इसका विकल्प जो है वो सही हो जाएगा ए, यानी रामानुजाचार्य। अगला प्रश्न दिया गया है, विभिन्न मतों के आधार पर हिंदी में भक्ति काव्य की कितनी शाखाएं मानी जाती हैं? तो 3, 4, 2 अथवा 5। यहाँ पर साथियों विकल्प सही हो जाएगा इसका सी वाला, यानी 2 मानी जाती हैं। अगला प्रश्न देखो, रामचरितमानस, पद्मावत, सूरसागर, कबीर दोहावाली जैसे ग्रंथ किस काल की देन है? भक्ति काल, छायावाद काल, भारतेंदु काल अथवा द्विवेदी काल। तो यहाँ पर स्पष्ट है, यहाँ पर भक्ति काल आपको टिक कर लेना है। ये देखिएगा अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य का भक्ति काल संवत 1375 से कब तक माना जाता है? 1600 संवत तक, 1700 तक, 1900 तक अथवा 1800 तक। यहाँ पर विकल्प दोस्तों सही हो जाएगा बी, यानी 1700 संवत तक। अगला प्रश्न देखो, बरवै नायिका भेद का रचनाकार कौन है? बताओ, रहीम, रसलीन, बिहारी अथवा मतीराम। यहाँ पर दोस्तों इसका विकल्प क्लियर है पहले से ही, यानी रहीम। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं आपको लेकर। ये दिया गया है, मैला आंचल उपन्यास किस अंचल से जुड़ा है, किस क्षेत्र से जुड़ा है? बुंदेलखंड से, पूर्णिया से, छत्तीसगढ़ से अथवा अवध से। तो यहाँ पर इसका विकल्प यदि आपने टिक किया होगा बी, पूर्णिया, बिल्कुल सही टिक किया। सूरदास की अधिकतर रचनाएं किस भाषा में हैं? अवधी, अपभ्रंश, ब्रजभाषा अथवा भोजपुरी। तो दोस्तों इसका विकल्प सही हो जाएगा ब्रजभाषा, यानी सी विकल्प सही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ये दिया गया है, कृष्ण काव्य का अधिकांश साहित्य मुख्यतः किस भाषा में है? तो किस भाषा में? ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली अथवा भोजपुरी। तो यहाँ पर इसका विकल्प सही हो जाएगा ब्रजभाषा, यानी ए विकल्प इसका क्लियर है। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से अष्टछाप के एक कवि हैं कौन से हैं? श्री वल्लभाचार्य, स्वामी विठलनाथ, विद्यापति अथवा कृष्णदास। यहाँ पर दोस्तों इसका विकल्प सही हो जाएगा डी वाला, यानी कृष्णदास। अगला प्रश्न देखिएगा, नाटक में कितने रसों का परिपाक माना जाता है? तो 2, 10, 7 अथवा 8। यहाँ पर विकल्प सही हो जाएगा डी, यानी 8 रस। अगला देखिएगा, ये दिया गया है यहाँ पर, केशव दास का अलंकार पर आधारित ग्रंथ है कौन सा है? विज्ञान गीता, रतन बावनी, रसिक प्रिया या कवि प्रिया। तो दोस्तों इसका विकल्प सही हो जाएगा डी वाला, कवि प्रिया, और जो रस पर आधारित है वो है रसिक प्रिया। फिर अगला दिया गया है, बेताल पच्चीसी उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो कौन है यहाँ पे? प्रेमचंद, अखिलेश श्रीवास्तव, सोमदेव भट्ट अथवा आशा पूर्णा देवी। तो यहाँ पर इसका सी विकल्प सही है, सोमदेव भट्ट। दोस्तों इस बेताल पच्चीसी के साथ में बेताल भट्ट राव का भी नाम आता है। आपकी क्या राय है, इसको आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, कौन सा सही होगा या दोनों सही होंगे। अगला दिया गया है, छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन सी हैं? तो आलंकारिक, साहित्यिक, शैलीगत अथवा प्रायोगिक।
तो यहाँ पर जो विकल्प सही है वो हो जाएगा सी वाला, यानी शैलीगत। अगला प्रश्न दिया गया है, आधुनिक काल में पद्य के साथ किसका विकास हुआ? तो गद्य का, तकनीकी का, समीक्षा का अथवा संचार का। यहाँ पर पहला विकल्प सही है, गद्य का हुआ। ये प्रश्न आया है, हिंदी आलोचना का इतिहास कौन से काल से माना जाता है? किस काल से शुरुआत हुआ इसका? भक्ति काल, आदिकाल, वीरगाथा काल अथवा आधुनिक काल। यहाँ पर विकल्प इसका सही हो जाएगा डी, यानी आधुनिक काल से। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। स्वतंत्रता पूर्व की हिंदी कहानी के वस्तु पक्ष तथा शिल्प पक्ष के विकास की प्रक्रिया को ध्यान में रखकर उसे कितने चरणों में बांटा गया है? 8, 3, 4 अथवा 5। यहाँ पर दोस्तों विकल्प सही हो जाएगा बी, यानी 3 चरणों में बांटा गया है। अगला प्रश्न आया है, कहानी के प्रमुख तत्व कौन से होते हैं? आपने पढ़ा होगा इसके अंगों को, बताइएगा। उपमान, पात्र, अलंकार या रस। यहाँ पर इसका विकल्प सही है बी, यानी पात्र। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। लिए आपको ये दिया गया है, प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास का नाम है, तो कौन सा है? यहाँ पर सीधे से टिक कर दो। बहुत से पढ़ते हो, बहुत दिन से पढ़ते हो ना, याद है आपको। ये अगला देखो भाई, कलम का सिपाही किसकी जीवनी है और किसने लिखी है? तो प्रेमचंद की है, अमृत राय ने लिखी, अमृत राय की है या प्रेमचंद ने लिखी, अथवा यशपाल जैन की है, जैनेन्द्र कुमार ने लिखी है, या जैनेन्द्र कुमार की है और यशपाल ने लिखी है। तो दोस्तों यहाँ पर पहला विकल्प सही हो जाएगा, प्रेमचंद की जीवनी है और अमृत राय ने लिखी है। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतेंदु ने अधिकतर किस भाषा में काव्य की रचना की है? तो संस्कृत भाषा में, ब्रज भाषा में, हिंदी भाषा में या पाली भाषा में? आपने इनकी रचनाओं को पढ़ा होगा दोस्तों। यहाँ पर टिक्का लेना है ब्रज भाषा। अगले प्रश्न की तरफ चलिए भाई, कबीर दास को मानवतावादी कवि क्यों कहा जाता है? वे मानव थे इसलिए, या वे मानव के बीच में नहीं रहते थे, अथवा उन्होंने मानव में भेद न करते हुए सबके उत्थान की बातें की, या मानव की पीड़ा की परवाह नहीं की? दोस्तों यहाँ पर इसका विकल्प सही हो जाएगा सी, यानी उन्होंने मानव में भेद न करते हुए सबके उत्थान की बातें की हैं। अगला प्रश्न देखो, किसने 7 नए कवियों को लेकर 1943 में तार सप्तक नामक एक काव्य संग्रह प्रकाशित किया था? कुछ नहीं सोचना, सीधे टिक करना है अज्ञेय का नाम। अगला देखो, सिद्ध कवि सरहप्पा की रचना का नाम है, कौन सी रचना है? प्राकृत पैंगलम, पौमचर्यु, दोहा कोश अथवा संदेश रासक। इसका दोस्तों विकल्प सही हो जाएगा सी, यानी दोहा कोश। अगला प्रश्न देखो, बीसल देव रासों के रचयिता का नाम है, कितनी बार बताया है? नरपत 20 लदे, नरपत माने राजा होता है, और वे 20 लद गए थे। हमने एक ट्रिक बताई थी उसके अनुसार, यहाँ पर याद हो गया ना। अगला देखो, मैथिल कोकिल के नाम से कौन सा कवि जाना जाता है? तो यहाँ पर भी कुछ नहीं सोचना, सीधे से टिक मारना है, विद्यापति को जाना जाता है। अगला देखिएगा, हिंदी में अकविता का प्रवर्तक किसे माना जाता है? मैथिली षडगोप्त को, प्रसाद को, जगदीश चतुर्वेदी को अथवा अज्ञेय को? यहाँ पर साथियों सी विकल्प सही है, जगदीश चतुर्वेदी को। फिर दिया गया है, मनुष्य होने पर रसखान ने कहाँ बसने की इच्छा व्यक्त की है? व्यक्त नहीं की है, व्यक्त की है। यहाँ पर स्पष्ट है पहला विकल्प। अगला देखिएगा, नई कविता में किस भाषा के शब्दों को लिया गया है? अंग्रेजी, आधुनिक हिंदी भाषा, लोक भाषा अथवा विदेशी भाषा? इसका दोस्तों जो विकल्प है वो हो जाएगा आधुनिक हिंदी भाषा। अगला प्रश्न देखिएगा, नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन सी हैं? कौन सी हैं नहीं, कौन सी है ऐसा बताना है। तो सरसता, उन्मुक्तता, चपलता अथवा दृढ़ता? यहाँ पर दोस्तों बी विकल्प सही है, यानी उन्मुक्तता। अगला प्रश्न, रीतिकालीन साहित्य पर किस काव्य शास्त्रीय परंपरा का गहरा असर है? तो किसका है? हिंदी का, संस्कृत का, मराठी का अथवा ब्रज का? दोस्तों यहाँ पर भी विकल्प सही है, यानी है इस पर संस्कृत का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की? मतिराम ने, सेनापति ने, बिहारी ने या ब्रंद ने? तो यहाँ पर दोस्तों विकल्प सही हो जाएगा सेनापति ने। अगला, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? भक्ति काल, रीतिकाल, आदिकाल या आधुनिक काल? तो यहाँ पर विकल्प सही हो जाएगा सी, यानी यह रचना है आदिकाल की। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दिया गया पतिवाद, भाई पतिवाद नहीं होना चाहिए, यहाँ पर प्रगतिवाद होना चाहिए। तो इसमें किस विचारधारा का उदय माना जाता है? मार्क्सवादी, छायावादी, प्रयोगवादी या जनवादी? तो यहाँ पर विकल्प पहला सही है, मार्क्सवादी। अगला दिया गया है,
किस कवि का संबंध प्रगतिवाद से नहीं है? तो किसका नहीं है? रामदरस मिश्र का, मुक्तिबोध का, त्रिलोचन का या नागार्जुन का? यहाँ पर दोस्तों पहला विकल्प सही है, रामदरस मिश्र का नहीं है। अगला देखिएगा, ये प्रश्न आया है, आदिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? वीरगाथा काल, आधुनिक काल, छायावादी काल या प्रगति काल? कुछ नहीं सोचना, सीधे से टिक मारना, वीरगाथा काल। अगला देखिएगा, फारसी का यह कथन किसने कहा था? मैं हिंदी की तूती हूँ, मुझसे कुछ पूछना हो तो हिंदी में पूछो, तब मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। ऐसा कौन कह सकते थे? भाई अमीर खुसरो ने कहा था दोस्तों। यहाँ पर इसका पहला विकल्प सही है। अगला देखिएगा, उपदेश रसायन रास के रचनाकार हैं कौन? कवि विद्याधर, सारंगधर, धनपाल अथवा जिनदत्त सूरी? तो यहाँ पर विकल्प सही हो जाएगा डी वाला, यानी जिनदत्त सूरी। अगला प्रश्न देखिएगा, ये दिया गया है, क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथात्मक पुस्तक के रचनाकार हैं कौन हैं? इसके बारे में जानते हो? बताओ फिर। प्रभाकर हैं, बच्चन हैं, चतुर्सेन शास्त्री हैं या शिवपूजन सहाय हैं? यहाँ पर स्पष्ट है, हरिवंश राय बच्चन। अगला देखो, मधुमालती किसकी रचना है? तो कुतुबन की, मंझन की, जैसी की अथवा मुल्ला दाऊद की? दोस्तों जो मालती है वो झनमन झनमन ज़्यादा करती है ना, इसलिए सीधे से टिक कर दो, मंझन। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, जैसी किस परंपरा के कवि हैं? तो किस परंपरा के हैं? प्रेमाख्यान परंपरा, रीत परंपरा, सगुण परंपरा या नाथ परंपरा? तो यहाँ पर पहला विकल्प सही है, प्रेमाख्यान परंपरा से हैं संबंधित। अगला देखिएगा, सूफी काव्य धारा के पहले कवि हैं तो कौन है? मलिक मोहम्मद जैसी, मुल्ला दाऊद, कुतुबन अथवा मंझन? तो यहाँ पर साथियों दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, यानी मुल्ला दाऊद। आइए आपको ले चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये दिया गया है, लहर किस विधा की रचना है? नाटक है, काव्य है, निबंध है अथवा उपन्यास है? यहाँ पर भी विकल्प पर टिक मारना है, काव्य है दोस्तों यहाँ। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, आदिकाल में किन ग्रंथों की प्रधानता रही? तो वीर ग्रंथ, साखी, रासो अथवा सूफी? आपको भली भांति इसके बारे में भी मालूम है, रासो ग्रंथों की प्रमुखता रही। अगला दिया गया है, रैदास किसके गुरु थे? तो बताइएगा, मलुकदास के, हरिदास के, लालदास के अथवा मीराबाई के? तो दोस्तों यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा वह हो जाएगा डी वाला, यानी मीराबाई के। अगला प्रश्न देखो, निर्गुण भक्ति के कवि नहीं हैं कौन नहीं है? रैदास, कबीरदास, दादू या श्री रामानुजाचार्य? तीन कवि ऐसे हैं, एक जो मिलते हैं और एक बिल्कुल अलग है, वो है श्री रामानुजाचार्य। अगला प्रश्न आया है, जब लेखक स्वयं अपनी जीवनी लिखता है तो उसे क्या कहते हैं? क्या साधारण सी बात आ गई है, जीवनी, रेखाचित्र, आत्मकथा या संस्मरण? तो जो अपने बारे में लिखता है ना उसको कहते हैं आत्मकथा। अगला देखिएगा, जन्म सिंधु पुनि बंधु विष, दिन मलिन सकलंक, सिय मुख समता पावकिम, चंद बापुरो रंक। कुछ उल्टा सा प्रतीत होता है, फिर भी बताइएगा इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो अनन्वय, रूपक, उत्प्रेक्षा अथवा व्यतिरेक? तो यहाँ पर आपको टिक मारना है डी वाले पर, यानी है इसमें व्यतिरेक। अगला प्रश्न देखो, शब्दार्थों सहितो काव्यम किसका कथन है? दंडी का, विश्वनाथ का, आनंदवर्धन का या भामह का? तो यहाँ पर टिक करना है आपको डी वाले विकल्प पर, यानी भामह। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित काव्यांश में अलंकार है? तो काव्यांश देखिएगा, हीरे सा हृदय हमारा, कुचला शिरीष कोमल ने। तो यहाँ पर कौन सा है दोस्तों? पहले अलंकार दिए गए, उसके बाद में कूट का चयन किया गया है, यानी बताया गया है कि इसमें दो अलंकार हैं। आप पहचान रहे होंगे और आइएगा इस कूट का चयन कीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर कौन सा कूट चयन होगा? यहाँ पर यदि साथियों आपने टिक किया होगा डी विकल्प तो बिल्कुल सही टिक किया है, यानी ए डी, अर्थात उपमा और अनुप्रास दोनों हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, किस आचार्य ने वर्ण सौंदर्य को सभी अलंकारों से बढ़कर माना है? तो भामह ने, दंडी ने, रुद्रट ने या आनंदवर्धन ने? साथियों इसका जो विकल्प है वो हो जाएगा भामह, यानी पहला विकल्प टिक मारना है। अगला देखो, रीति काल में कवित्व सवैये के साथ और क्या लिखे गए थे? चौपाई, रुबाई, दोहे या पद? तो इसका विकल्प टिक करना है सी वाला, यानी दोहे भी लिखे गए। फिर देखिएगा, कूप मंडूक में किस समास की योजना है? तो बताओ, बहुव्रीहि, द्वंद्व, तत्पुरुष या अव्ययी भाव? तो यहाँ पर विकल्प सही हो जाएगा बहुव्रीहि है। आइएगा दोस्तों
अगले प्रश्न की तरफ ले चलते हैं आपको। ये दिया गया है जो कि आया है संधि विच्छेद से, दिया गया है संधि विच्छेद और पूछ रहा है संधि क्या होगा। पहला विकल्प होगा प्रत्यारोपण का, या दूसरा, तीसरा या चौथा। दोस्तों यहाँ पर सी विकल्प सही हो जाएगा, प्रत्यारोपण। ई के बाद में जब आसमान स्वर आता है तो ई का या हो जाता है, यड़ संधि में ऐसा होता है। फिर दिया गया है दुष्प्रकृत शब्द का संधि विच्छेद है, क्या है, पहला विकल्प, दूसरा, तीसरा अथवा चौथा। दोस्तों यहाँ पर विकल्प टिक करना है बी वाला, दुह प्रकृति, यहाँ पर विसर्ग संधि है। फिर दिया गया है कर सरोज जयमाल उठाई, प्रेम विवश पहिराई न जाई। उपर्युक्त पंक्तियों में निहित प्रमुख अलंकार है। तो यहाँ पर दोस्तों कौन सा अलंकार है। यदि दोस्तों आपने विकल्प टिक किया होगा रूपक, तो बिल्कुल सही टिक किया है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये दिया गया है शीला आई और अंधे को सहारा दिया। यह वाक्य किस वाक्य भेद का उदाहरण है। सही विकल्प बताइएगा, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, नकारात्मक वाक्य या प्रश्नवाचक वाक्य। तो यहाँ पर टिक कर लेना है पहला विकल्प, यानी संयुक्त वाक्य। अगला प्रश्न देखिएगा, जगन्नाथ में पूछ रहा है कौन सी संधि है, वृद्धि, यड़, स्वर या व्यंजन। तो इसका संधि विच्छेद बनता है जगतनाथ, तो बन जाएगी संधि व्यंजन। अगला प्रश्न देखो, कारक के भेद हैं कितने। हिंदी की बात चल रही है ना, तो बताओ 5, 6, 7, 8। यहाँ पर दोस्तों इसका जो विकल्प सही हो जाएगा वो है डी वाला विकल्प है। दोस्तों यदि संस्कृत की बात यहाँ पर हो रही होती तो यहाँ पर 6 वाला विकल्प टिक किया जाता। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास गोपाल दास गहमरी द्वारा लिखित है। निस्सहाय हिंदू, प्रेममयी, श्यामा स्वप्न या ठेठ हिंदी का ठाठ। यहाँ पर इसका विकल्प सही है प्रेममयी, यानी इसका बी विकल्प टिक करना। अगला देखो, ये दिया गया है पतझड़ में कौन सा समास है। तो कर्मधारय, बहुव्रीहि, अव्ययी भाव या द्विगु। तो दोस्तों इसका जो विकल्प सही हो जाएगा वह हो जाएगा बहुव्रीहि, यानी बी विकल्प पर टिक मारना है। अगला प्रश्न देखिएगा, अक्ल पर पत्थर पड़ना, ये आ गया मुहावरा और इसका अर्थ क्या होगा। चोट लगना, बुद्धि भ्रष्ट होना, कठिन वाक्य या मुसीबत। दोस्तों यहाँ पर सीधे से टिक मारो, बुद्धि भ्रष्ट होना। फिर दिया गया ह्रस्व का विलोम होगा। आपको पता है ह्रस्व माने छोटा होता है, तो इसका विलोम क्या होगा, सीधे से टिक कर दो, दीर्घ होता है। अगला दिया गया आंखें चार होना। अच्छा, आंखें चार होने मुहावरे का अर्थ क्या होगा, प्रेम होना, दृष्टि गिरना, रतौंधी होना या परेशान होना। तो आप सभी लोगों को दोस्तों पता होगा यहाँ पर विकल्प टिक्का लेना है ए वाला, प्रेम होना। अगला दिया गया है शिव की आराधना करने वाले को क्या कहते हैं, वैष्णव, सिद्ध, शाक्त अथवा शैव। इसका दोस्तों देखिएगा शब्द में काफ़ी गहरा संबंध है। यहाँ पर विकल्प हो जाएगा शैव। शिव से संबंधित इसलिए शैव, विष्णु से संबंधित वैष्णव और शक्ति यानी दुर्गा से संबंधित शाक्त होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, ब्राह्मणा प्रजा प्रजायन्ते इत्यत्र अपादान कस्मिन पदे वर्तते। कस्मिन का सा जो है ये आधा है, ठीक है। तो किस पद में अपादान कारक है पूछ रहा है, ब्राह्मणा में, प्रजा में, प्रजायन्ते में, या फिर इसको हटाओ अजायंत अलग का आ गया है, इससे कोई मतलब नहीं है। दोस्तों यहाँ पर पहला विकल्प सही हो जाएगा ब्राह्मणा में। ब्राह्मणा जो शब्द आया है यह पंचमी एक वचन में भी ब्राह्मणा बनता है और षष्ठी एक वचन में भी यही बनता है। आइएगा अगला देखते हैं, ये दिया गया है निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिएगा। वाक्य क्या है, भारत में कई दर्शनीय स्थल योग्य हैं, भारत में कई स्थल दर्शनीय हैं, भारत में कई दर्शनीय स्थल हैं, या देखने योग्य स्थल भारत में कई हैं। दोस्तों यहाँ पर इसका विकल्प सही हो जाएगा सी वाला, यानी भारत में कई दर्शनीय स्थल हैं। आइए अगला देखते हैं, ये दिया गया है कौशल का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा नहीं है, दक्षता, कुशलता, अभ्यागत या पटुता। तो यहाँ पर टिक मारना है सी वाले विकल्प पर, अभ्यागत माने होता है मेहमान। अगला देखो, निम्न में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। आप 9 बजे के करीब आए होंगे, आप लगभग 9 बजे आए होंगे, आप लगभग 9 बजे आए हैं, करीब करीब 9 बजे आप आए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इसका विकल्प सही हो जाएगा सी, आप लगभग 9 बजे आए हैं। अगला देखो, कृत्य के साथ विभक्ति प्रयुक्त होती है, कौन सी, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी या षष्ठी। तो जहाँ पर कृत्य साथ में आ जाता है तो वहाँ पर विभक्ति होती है षष्ठी। इस प्रकार से इसका
डी विकल्प चुन लिया गया। अगला प्रश्न देखो, निम्न में सही वाक्य का चयन कीजिए। तो कौन सा सही है? बाढ़ के प्रकोप से लोग तबाह हो गए, या बाढ़ के प्रकोप से अनेक लोग तबाह हो गए, या अनेक लोग तबाह हो गए बाढ़ के प्रकोप से, या बाढ़ अनेकों लोगों को तबाह करती है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका विकल्प सही हो जाएगा बी, यानी बाढ़ के प्रकोप से अनेक लोग तबाह हो गए। अगला दिया गया, किस बोली में ये जो ध्वनियाँ दी गई हैं ये किस बोली में आती हैं? तो बताइएगा, अवधी में, खड़ी बोली में, ब्रज में अथवा भोजपुरी में। तो दोस्तों इसका जो विकल्प सही हो जाएगा वह हो जाएगा डी, यानी भोजपुरी। अगला प्रश्न देखिएगा, बच्चा लड्डू के लिए रोता है का सही अनुवाद है, क्या होगा? शिशुः मोदकम रोदिति। अगला दिया गया, शिशुः मोदकाय रोदति। यहाँ पर दोस्तों द की जो छोटी की मात्रा है इसको हटा लो, ठीक है, रोदति। फिर दिया गया शिशुः मोदकाय रोदिति, और दिया गया शिशु मोदकाय रुदति। तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी शिशुः मोदकाय रोदिति। दोस्तों यदि आपको अनुवाद करने में कोई प्रकार की दिक्कत हो रही हो तो उसके भी 2 वीडियो चैनल पर अपलोड है, जहां पर हमने ट्रिक से अनुवाद करना बताया हुआ है, जिसकी लिंक ऊपर आई बटन पर दी गई है। आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ये दिया गया है, कला परिच्छेद के लेखक कौन है? तो कौन है? कालिदास, भवभूति, दंडी अथवा भारवी। दोस्तों यहाँ पर विकल्प सही हो जाएगा सी, यानी दंडी हैं। अगला दिया गया प्रश्न, कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची नहीं है? तो जाह्नवी, देवापगा, सुरसरी अथवा सरिता। तो यहाँ पर जो सरिता आया है, सरिता हम किसी भी नदी को कह सकते हैं, इसलिए यह टिक्का लेना है। अगला देखिएगा, निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो क्या है? लड़की दौड़ती है, शहर अच्छा, बादशाह खांसती है, होटल ठीक है। तो यहाँ पर सी विकल्प टिक्का लेना है, बादशाह खांसती है, सब कोई जानता है, एक छोटा सा बच्चा भी इसको परख लेगा। आइएगा अगला देखते हैं। ये दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिएगा। तो महीना, अनुग्रह, क्रिया अथवा सप्ताह। तो दोस्तों इसका विकल्प सही हो जाएगा बी, यानी अनुग्रह। अच्छा यहाँ पर क्या हुआ, गा में जो ऋढ़ लगा है, ऋढ़ नहीं रा होना चाहिए था। फिर देखिएगा, उस शब्दांश को क्या कहते हैं जो किसी शब्द से पूर्व लगकर उस शब्द का अर्थ बदल देता है? तो जो किसी शब्द के पहले जुड़ता है ना दोस्तों, उसको कहते हैं उपसर्ग। अगला देखो, अत्यु शब्द में पूछ रहा है, अत्यु शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग है? कौन सा हो जाएगा? पहला विकल्प, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो यहाँ पर हो जाएगा डी विकल्प सही, अति। अति धन यु बराबर होता है अत्यु, तभी तो हो जाती है दीर्घ संधि। अगला देखो, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिएगा। तो पहला सही है, दूसरा, तीसरा अथवा चौथा? दोस्तों यहाँ पर पहला वाला विकल्प टिक कर दो, उज्ज्वल सही हो जाएगा। दोस्तों ऐसे प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में आया करते हैं, और ऐसे शब्द जैसे आशीर्वाद है, उज्ज्वल है, ये पूछे जाया करते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, ये दिया गया है, पाहुड़ दोहा किसकी रचना है? तो लक्ष्मीधर की, राम सिंह की, रोडा की अथवा हेमचंद्र की। दोस्तों यहाँ पर इसका विकल्प टिक कर लेना है आपको, बी वाला, यानी राम सिंह। अगला देखिएगा, बघेली बोली का संबंध किस भाषा से है? तो किस भाषा से है इसका संबंध? पश्चिमी हिंदी से, पूर्वी हिंदी से, बिहारी से अथवा खड़ी पहाड़ी से? तो दोस्तों इसका जो विकल्प टिक कर लेना है वो टिक करना है बी वाला, यानी पूर्वी हिंदी से। चूंकि ए बी सी अर्थात अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये आती पूर्वी हिंदी में। ये देखिएगा, अगला दिया गया है, नल दमयंती प्रेमाख्यान काव्य के रचनाकार कौन है? तो कौन है? रहीम, मुल्ला दाऊद, कासिम शाह या नरपति व्यास? तो यहाँ पर विकल्प टिक कर लो, डी वाला, नरपति व्यास। दोस्तों नल दमयंती के साथ में राजा रवि वर्मा का भी नाम जुड़ा हुआ है। आइए अगला देखते हैं। ये दिया गया है, भ्रमर गीत का मुख्य आधार क्या रहा है? तो क्या है? द्वादश स्कंध, गीता, उपनिषद या भागवत का 10वां स्कंध? यहाँ पर टिक कर लो डी विकल्प, यानी भागवत का 10वां स्कंध। अगला प्रश्न देखो, सुदामा चरित ग्रंथ के रचयिता हैं? ज़्यादा ना सोचो, सीधे से विकल्प टिक कर दो, नरोत्तम दास। अगला देखो, बिहारी के दोहों पर किसका प्रभाव है? तो गाथा सप्तशती का, छत्रसाल दशक का, काव्य निर्णय का अथवा इश्कनामा का? यहाँ पर पहला विकल्प सही है, गाथा सप्तशती का। अगला प्रश्न आया है, प्रजा हितैषी नामक पत्र कहाँ से निकलता था? कानपुर से, आगरा से, कलकत्ता से या इलाहाबाद से? तो इसका दोस्तों जो विकल्प है वो हो जाएगा बी, यानी आगरा से निकलता था।
अगला प्रश्न आया है, नासिकेतोपाख्यान किसकी रचना है? तो सदल मिश्र की, इंसाल्लाह खां की, राम प्रसाद निरंजनी की या बनारसी दास जैन की। ये भी इजी रहा, सदल मिश्र को टिक करना था। ये अगला प्रश्न देखते हैं, उदंत मार्तंड आया है, ये समाचार पत्र और इसके संपादक का नाम बताना है। तो आगे राजा राममोहन राय या पंडित जुगल किशोर या राजा लक्ष्मण सिंह। तो यहाँ पर इसका सी विकल्प सही है, पंडित जुगल किशोर। अगला प्रश्न देखो, चिंतामणि निबंध के लेखक कौन हैं? ज़्यादा नहीं सोचना, यहाँ पर भी सीधे से टिक मारना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। फिर देखिएगा, अंधा युग किसकी रचना है? धनवीर भारती की, सेठ गोविंदास की, दुष्यंत कुमार की या राम कुमार वर्मा की। आप सभी साथियों को दोस्तों पता होगा, यहाँ पर टिक करना था धर्मवीर भारती। फिर दिया गया है, आवारा मसीहा जीवनी के लेखक हैं, तो कौन है? इसके बारे में भी आपको पता है, यहाँ पर विकल्प टिक कर लेना सीधे से, विष्णु प्रभाकर। अगला प्रश्न देखो, ढोला मारू रादुहा की भाषा कौन सी है? ये कुछ हटके आ गया है, इसको भी याद करना है, बताइएगा कौन? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश या ब्रज भाषा। दोस्तों इसका जो सही विकल्प है वो करेक्ट हो जाएगा, सी वाला, यानी अपभ्रंश। अगला प्रश्न आया है, पराधीन सपने सुख नाही, करो विचार देखो मन माही। उक्ति किसकी है? कबीरदास की या सूरदास की, रैदास की अथवा तुलसीदास की? ऐसा कौन सा कवि लिख सकता है? गोस्वामी तुलसीदास जी। अगला प्रश्न देखिएगा, मधुमालती के रचयिता कौन है? कितनी बार, इससे पहले भी आया है, मालती जो थी ना वो झनमन झनमन ज़्यादा करती है, मंझन। फिर देखिएगा, ये भी दोबारा आ गया है, दिया गया सूफी का परंपरा के पहले कवि कौन थे? बताया गया था कि मुल्ला दाऊद थे। अगला प्रश्न देखो, पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? तो ये बताइएगा, राजस्थानी, अवधी, अपभ्रंश या ब्रज भाषा। तो यहाँ पर टिक कर लेना है, बी विकल्प, पद्मावत लिखा गया है अवधी भाषा में। दोस्तों आगे दिया गया है निर्देश, और उस निर्देश के अंतर्गत कुछ प्रश्न आएंगे, उनके उत्तर देने होंगे। आइएगा हम निर्देश को देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही और सबसे उचित उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। तो चलिए दोस्तों हम इसको इत्मीनान से थोड़ा सा पढ़ देते हैं और उसके बाद में प्रश्नों के उत्तरों को चुना जाएगा। देखिएगा यहाँ पर इत्मीनान पढ़ेंगे जिससे कि एक ही बार में पढ़ने से समझ में आ जाए। तो शुरू करते हैं। बाजार के विज्ञापनों ने हिंदी को एक क्रांतिकारी रूप दिया, जिसमें रवानगी है, स्वाद है, रोमांच है, आज की सबसे बड़ी चाहत का अकूत संसार है। इस तरह हिंदी भविष्य की भाषा, समय का तकाजा और रोजगार की ज़रूरत बनती जा रही है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पत्रकारिता है, याद रखिएगा। सूचना क्रांति ने विश्व को डिबिया बना दिया है। मीडिया की जागरूकता ने समाज में एक क्रांति ला दी है और इस क्रांति की भाषा हिंदी है। इतने सारे चैनल, इतने सारे समाचार चैनल हैं और सभी चैनलों पर हिंदी अपने हर रूप में नए कलेवर तेवर में निखर कर, संवर कर, लहर कर, बोले तो बिंदास बनकर छाई रहती है। तुलनात्मक अर्थों में आज अंग्रेजी साहित्य, अंग्रेजी पत्रकारिता से हिंदी पत्रकारिता का मूल्य, बाजार, उत्पादन, उपभोग और वितरण बहुत बड़ा है। प्रिंट मीडिया की स्थिति ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पर दिया गया, पत्र पत्रिकाओं की लाखों प्रतियां रोजाना बिकती हैं। चीन के बाद सबसे अधिक अखबार हमारे यहाँ पढ़े जाते हैं। हिंदी के संप्रेषण की यह मानवीय, रचनात्मक और सारगर्भित उपलब्धि है। पत्र पत्रिकाएं हिंदी की गुणवत्ता और प्रचार प्रसार के लिए कृत संकल्प हैं। यह भ्रम फैल गया था कि हिंदी रोजगारोन्मुखी नहीं है, यानी यह रोजगार नहीं देती है। आज सरकारी गैर सरकारी क्षेत्रों में करोड़ों हिंदी पढ़े लिखे लोग आजीविकापार्जन कर रहे हैं। भविष्य में हिंदी की बाजार मांग और अधिक हो सकती है। पसीनों में, प्रार्थनाओं में, सिरहानों की सिसकियों में और हमारे सपनों में तब तक हिंदी रहेगी जब तक वह बिना किसी पीड़ा या रोग के सप्राण, सावक और सस्वर रहेगी। तो दोस्तों यह रहा आपका गद्यांश। आइएगा अब आगे देखते हैं प्रश्नों के विकल्पों को। तो देखिएगा यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, उपर्युक्त अवतरण के लिए एक उपयुक्त शीर्षक दीजिएगा। तो क्या देंगे आप टाइटल? हिंदी का अकुत संसार, हिंदी समय की मांग, हिंदी की आवश्यकता या हिंदी का महत्व। दोस्तों यहाँ पर विकल्प सही हो जाएगा दूसरा, यानी हिंदी समय की मांग।
आइए अगला प्रश्न देखते हैं। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे कहा गया है? साफ साफ लिखा था, कहीं नाम आया है कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका का? कहीं नहीं आया है ना। तो नाम आया है जो वो है पत्रकारिता का। अगला प्रश्न देखिएगा। तुलनात्मक दृष्टि से लेखक ने किस पत्रकारिता को व्यापक माना है? तो किसको माना है? हिंदी पत्रकारिता को, अंग्रेजी पत्रकारिता, स्थानीय पत्रकारिता, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका पहला विकल्प सही है, हिंदी पत्रकारिता को। अगला देखिएगा, प्रिंट मीडिया से क्या तात्पर्य है? तो क्या होता है? दूरदर्शन, समाचार पत्र और पत्रिकाएं, रेडियो या इंटरनेट? इसका विकल्प सही हो जाएगा बी, समाचार पत्र और पत्रिकाएं। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपको लिए ये दिया गया है, को डिबिया बना देने से आशय समझाइए। इसका मतलब क्या होगा? विश्व के लोगों को एक दूसरे से दूर ले जाना, ऐसा होगा क्या? या विश्व के लोगों को एक दूसरे के नज़दीक लाना, या विश्व में ग्राम पंचायतें बनाना, या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों इसका जो सही विकल्प है वह हो जाएगा बी, यानी विश्व के लोगों को एक दूसरे के नज़दीक लाना। अगला प्रश्न आया है, सरकारी शब्द का विलोम निम्न में से है, क्या है? अर्ध सरकारी, गैर सरकारी, संस्थागत, या इनमें से कोई नहीं? यहाँ पर इसका विकल्प सही हो जाएगा बी, यानी गैर सरकारी। अगला प्रश्न देखो, अतीत शब्द का विलोम निम्न में से है, कौन सा है? भूतकाल, वर्तमान, भविष्य, से कोई नहीं? तो यहाँ पर विकल्प इसका टिक का लेना है बी वाला, वर्तमान, यह है अतीत का विलोम। अगला दिया गया पर्यायवाची, तो समय शब्द का पर्यायवाची निम्न में से है, कौन सा है? पवन, निवेदन, वक्त, या कोई नहीं? तो इसका विकल्प सही हो जाएगा सी वाला, यानी वक्त। अगला प्रश्न देखो, प्रार्थना शब्द का पर्यायवाची निम्न में से है, तो प्रार्थना शब्द का पर्यायवाची कौन सा होगा? निवेदन, वक्त, पसीना, या सिसकी? तो निवेदन करो, प्रार्थना करो, विनती करो, सब कुछ करते जाओ, विकल्प भी टिक मारो। ये देखो संप्रेषण, संप्रेषण में उपसर्ग है, कौन सा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? कौन सा विकल्प टिक करेंगे आप? दोस्तों यहाँ पर साफ है, संप्रेषण। ये दिया गया। अगला, जागरूकता में प्रत्यय है, कौन सा? ये पहला विकल्प टिक करेंगे, दूसरा, तीसरा अथवा चौथा? तो यहाँ पर विकल्प टिक कर लेना है आपको बी वाला, यानी ता प्रत्यय। फिर दिया गया है मूर्धन्य व्यंजन है, तो मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है? ये पहला विकल्प यानी पहले विकल्प वाले वर्ड, दूसरे, तीसरे, या चौथे? दोस्तों आप देख लिए होंगे और पहचान भी लिए होंगे कि ये जो मूर्धन्य होते हैं ये हो जाएंगे सी विकल्प वाले। आइए अगला देखते हैं। ये दिया गया है, आय के उच्चारण स्थान का नाम है, तो आय का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालव्य, कंठ तालव्य, दंत, अथवा कंठ, कंठस्थ? तो कंठस्थ नहीं, कंठ होना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों विकल्प सही हो जाएगा बी वाला, आय का उच्चारण स्थान कंठ तालव्य होता है। दोस्तों हमने वर्डों के उच्चारण स्थान को भी ट्रिक से बताया हुआ है, जहाँ पर हमने प्रत्याहार भी बनाना सिखाया है ट्रिक से। तो दोनों चीज़ों का एक ही वीडियो, जिसकी लिंक ऊपर आई बटन पर दी गई है, यदि आप वर्डों का उच्चारण स्थान और प्रत्याहार बनाना सीखना चाहते हैं तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ये दिया गया है, कौन ऊष्म में व्यंजन नहीं है, तो कौन सा नहीं है? ये पहला विकल्प, दूसरा, तीसरा, या चौथा? आपको लग रहा है तीन संबंधित हैं, एक बिल्कुल अलग है, वो है सी विकल्प वाला। आइए आगे भी निर्देश दिया गया है। ये निर्देश आया है, कह रहा है प्रश्न संख्या 115 से 116 तक लागू रहेगा कि नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम बोले तो संस्कृत वाले शब्दों को चुनना है। तो विकल्प पहले देखिएगा, विकल्प आया है कोसा, कुपात्र, काहिल, या किसान? तो दोस्तों यहाँ पर जो भी विकल्प है इसका कुपात्र, यही हो जाएगा तत्सम। अगला देखिएगा 16वां दिया गया, बहाव, सुमन, नाखून और काक। यहाँ पर आप कौन सा टिक करेंगे? यहाँ पर आप टिक मारिएगा दोनों पर, सुमन और काक दोनों तत्सम हैं। आइए हम उस निर्देश से बाहर हो गए हैं अगले प्रश्न में। यहाँ पर दिया गया है, उन्मेख किस प्रकार का शब्द है? तो कैसा है? तद्भव है, तत्सम है, या देशज है, अथवा आगत है? तो यह है तद्भव शब्द दोस्तों। उन्मेख का तत्सम होता है उन्मेष। अगला प्रश्न देखिएगा, विमुख का विलोम शब्द है, तो विमुख का विलोम क्या होता है? अमुख, उन्मुख, प्रमुख, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर दोस्तों यदि आपने विकल्प टिक किया होगा बी यानी उन्मुख, तो बिल्कुल सही टिक किया। अगला देखिएगा, कृत्रिम का विलोम है, तो क्या होगा? प्राकृत, असली, अप्राकृतिक, या निर्मित? यहाँ पर ये विकल्प सही है, प्राकृत।
फिर देखिएगा, आपको अगले प्रश्न की तरफ ले चलते हैं। यहाँ पर दिया गया क्षुधा शब्द का विलोम है। तो क्षुधा का क्या होता है? क्षुधा माने वास्तव में तो भूख होती है। तो क्या होगा? तृण, तृष्ट, तृपित, तृपित नहीं, इसको तृप्ति का लेना, आधा पा है, ठीक है, या मृग तृष्णा। तो दोस्तों यहाँ पर सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। क्षुधा का विलोम यानी उल्टा तृप्ति हो जाएगा। अगला दिया गया है उत्थान का विलोम शब्द है। तो क्या है? उन्नयन, पतन, उत्कर्ष या अवनत। तो उत्थान का विलोम हो जाता है पतन, यानी इसका भी विकल्प टिक करना था। देखिए दोस्तों, इस पेपर में यह एक और भी निर्देश आया है और हमारे ख्याल से यह अंतिम निर्देश होगा इसका। ये दिया गया है निर्देश कि प्रश्न संख्या 122 से 25 तक ये लागू रहेगा कि काव्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। आइए काव्यांश को पढ़ते हैं। दिया गया है, आज बरसों बाद उठी है इच्छा, हम कुछ कर दिखाएं, एक अनोखा जश्न मनाएं, अपना कोरा अस्तित्व जमाएं। यहाँ पर वर्तनी संबंधी कई अशुद्धियाँ उनको समझते चलिएगा, ठीक है। आज बरसों बाद सूखे पत्तों पर बसंत ऋतु आई है, विचार रूपी कलियों पर बहार खिल आई है, गहनता की फसल लहलहाई है, शायद इसी कारण आज बरसों बाद उठी है इच्छा, हम कुछ कर दिखाएं, अपना कोरा अस्तित्व जमाएं। तो ये रही इसकी पंक्तियाँ। आगे दिया गया है प्रश्न और उनके देने हैं उत्तर। दिया गया प्रश्न, कवि के मन में इच्छा उत्पन्न हुई, कैसी, किस चीज़ की? कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने की, या मन से बातें करने की, या खुशियाँ मनाने की, अथवा अपनी पहचान बनाने की। दोस्तों इसका विकल्प सही हो जाएगा ए, यानी कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने की। अगला देखो, सूखे पत्ते प्रतीक हैं किसके? पतझड़ के, अकाल के, मन के सूनेपन के, या शुष्कता के। तो इसका विकल्प ठीक हो जाएगा मन के सोनेपन के। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, किन कलियों पर बहार का आगमन हुआ है? तो भाव रूपी कलियों पर, या विचारों की कलियों पर, छोटी नई कलियों पर, या शुष्क कलियों पर। तो बिल्कुल अच्छा, बहुत ज़बरदस्त प्रश्न आ गया। यहाँ पर देखिएगा, टिक कर लेना है विचारों की कलियों पर। आइएगा दोस्तों, देखते हैं आज का अंतिम और 125वां प्रश्न। ये दिया गया है, गहनता की फसल से कवि का क्या आशय है? तो विचारों में परिपक्वता, अपना अस्तित्व, लहलहाती फसलें, या विचारों की गंभीरता। दोस्तों इसका जो विकल्प टिक करना है वह है ए, यानी विचारों में परिपक्वता। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और साथ साथ में दोस्तों को भी शेयर करना। और हाँ, ये बताने को मत रह जाना, मत भूल जाना कि आपने कितने शिकार किए हैं। आइए दोस्तों चलते हैं अगले वीडियो में, अगले मॉडल पेपर को लेकर फिर से उपस्थित होंगे। तो जय हिंद, वंदे मातरम।